जीनियस लोग, इतनी आपको आती है डिपार्टमेंट खुद पढ़ लिया करो। मनीष कुमार बात कर रहे हैं भाई, वह वेन वालन सर वालन मिला हो 44 पे रेडियन क्यूब, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मालूम होंगे? हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये बात करते हैं, दो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है स्ट्रैटियन, मींस एलिमेंट, मींस क्या है? एलिमेंट। और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? मेट्रॉन। इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं स्टोइकोमेट्री में? हम एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर छोटा वो मेजरमेंट में छोटा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा वो मेजरमेंट में बड़ा होगा। ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन में देखते हैं कि भाई ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि द अमाउंट ऑफ reactants, the amount of reactants are products थोड़ा रटा इधर उधर हो गया। the quantitative relationship between amounts of reactants and products obtained and products obtained from balanced chemical equation, balanced chemical equation। बेटा ये 9th में भी बहुत एडवांस लेवल पे है। अगर आप एंट्री में आ गए हो, एक मरतबा फर्स्ट ईयर पढ़ा, फिर कोचिंग पढ़ी, फिर कॉलेज गए, उसके बाद इधर पढ़ा या किसी और के पास पढ़ा, उसके बाद एंट्री पढ़ने आ रहे हो, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा था, आपको ये डेफिनेशन भी नहीं आती, तो आपके लिए अफसोस का मकाम है। आप अपने आप को जांचें, ठीक है? तो जरूर सर ने डेफिनेशन तो बताई होगी ना आपको, बताई थी आपको, आ रही थी, तो ठीक है। तो पता नहीं बाकी क्या सीन है, ठीक है? तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करनी है। कंपैरिजन कहां से करनी है? बैलेंस इक्वेशन से। तो आप क्या करोगे कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन का सहारा लो और उसमें से कैलकुलेशन करो। सिंपल सा एग्जांपल, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के बैलेंस इक्वेशन में 100 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट बनी। इसके 40, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, ठीक है? थोड़ा बहुत से देखें, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसके 44 ग्राम, इसके कितने ग्राम? 56 ग्राम। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी बनेंगे 100, ठीक है? अब ये हमें बैलेंस इक्वेशन बता रही है। बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है कि सच एंड सच अमाउंट जो है वो बैलेंस इक्वेशन में मौजूद है। अब बैलेंस इक्वेशन को हम एज अ रेफरेंस इक्वेशन यूज करेंगे। बैलेंस इक्वेशन को हम एज अ रेफरेंस यानी कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए कैसे यूज करेंगे? मान लें आपके पास इसके 50 ग्राम है, आपने इसको क्या किया? हाफ। तो आप इनको भी क्या करोगे? हाफ। इनको भी क्या करोगे? हाफ। यानी जिस रिलेशनशिप से, अब हमें क्या पता चलेगा? हमने इसकी अमाउंट जैसे ही हाफ की तो इसकी कितनी अमाउंट मिलेगी? हम बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि भाई हमें 100 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहे थे, 100 ग्राम से 44, तो 50 से कितने मिलेंगे? 44 को आधा कर ली, 56 को आधा कर ली, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको ये बनाने हैं, कितने बनाने हैं भाई? आपको ये 112 ग्राम चाहिए, तो इसकी कितने बनेंगे? इसके कितने जो है ग्राम रिक्वायर्ड हो? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, बीच में आप कंपैरिजन 28 से नहीं करेंगे, आपने कंपैरिजन करनी है यहां से बैलेंस इक्वेशन से। तो 56 को हमने क्या कर दिया? डबल।
तो इसको भी डबल कर दें, तो 44 का डबल क्या हो जाएगा 88 ग्राम। कि अगर इसके 112 ग्राम बनाने हैं तो हमें इसके कितने चाहिए होंगे 200 ग्राम। ठीक है, तो इसके 200 ग्राम से 100 से 44 बन रहे थे, तो 200 से डबल 88, और इसके 112 बनाने के लिए हमें इतने ग्राम चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि हमें रिएक्टेंट की अमाउंट का पता था, तो हमने एक प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट फाइंड की। हमें क्या पता चला, हमें प्रोडक्ट का पता था, तो हमने रिएक्टेंट का मास भी मालूम कर लिया, दूसरी प्रोडक्ट का मास भी मालूम कर लिया। अब ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब तीन चीजों का ख्याल रखना होता है, तीन चीजों का। नंबर वन ये है कि भाई आपके जो रिएक्टेंट्स हैं आर completely converted into products। कि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो जितनी भी अमाउंट उनकी थी वो सब के सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम से एग्जैक्टली 44 ग्राम लेना चाहते हैं, तो अगर रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, 100 ग्राम की जगह पे अभी 90 ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं, तो क्या आपको 44 ग्राम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, रिएक्शन पूरा ना हो जाए। यू हैव टू वेट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब तक पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आपको गलत प्रोडक्ट मिलेगी, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, गलत होगी। पहला असम्पशन ये है कि जब आप क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे, तो आपने कुछ असम्पशंस का, कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। तो ये पहली असम्पशन थी। दूसरी ये है कि केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इस तरह से क्या होता है, अब ये देखिए अगर ये बैलेंस ना हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये जिंक है, ये HCl है, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? ये इक्वेशन बैलेंस है? ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ऐसा क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ये जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट हैं वो प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यानी रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर नहीं होगा। अब जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो अप्लाई नहीं होगा। अब एग्जैक्ट अमाउंट के लिए जरूरी है, एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए ये चीज जरूरी है कि आपको क्या करना होगा, आपको जो है आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास जो है वो अनइक्वल होगा। वो क्या होगा? अनइक्वल। जब मास अनइक्वल होगा तो आपकी कैलकुलेशन में एरर आएगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर केमिस्ट्री में इसको और सिंप्लीफाई करें तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें जब एटम्स अनइक्वल हैं तो मास बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप केमिकल इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अगर जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपके पास जो अमाउंट मिलेगी जो आप कैलकुलेशन के जरिए करोगे वो सही होगी कि गलत होगी? गलत होगी। ठीक है। थर्ड थिंग कि साइड रिएक्शन शुड बी स्टॉप्ड। साइड रिएक्शन शुड बी स्टॉप्ड और अवॉइडेड, जो भी लिख ले आपकी मर्जी है। ठीक है। मान लें कि हमने पढ़ा था कि कार्बन अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है और ऑक्सीजन लिमिटेड है और वेरी लिमिटेड है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कंबशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ये जो है ये साइड रिएक्शन है और इसको आप क्या कहोगे? साइड प्रोडक्ट कहोगे।
साइड प्रोडक्ट, ठीक है। मान लें कि आपने बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से इसके 12 ग्राम, इसके 44 ग्राम आपने जो लिए हैं कंपैरिजन के लिए, इसके अगर 120 ग्राम लेते हैं आप, तो आप अज्यूम करें कि इसके 440 ग्राम बनेंगे। आप ये नजरें जमा के बैठे हुए हैं कि भाई इसके 120 ग्राम हमने लिए, हमें 440 ग्राम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 440 ग्राम। पर साइड में और रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो इसी मास से बन रहा है, तो आपको 440 ग्राम तो नहीं मिलेंगे। तो जितने ग्राम इसके बनेंगे वो इस मेन प्रोडक्ट से क्या होगा? मिसिंग होगा। आपने जो हिसाब किताब किया वो किस पे किया? 440 पे। आपको मिल गए 240, तो 200 ग्राम कहाँ गए? 200 ग्राम साइड प्रोडक्ट में चले गए। तो आपकी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी। आपको क्या पता कि साइड प्रोडक्ट कितनी बनी है? तो अगर इस जैसा है, अगर ऐसा सीन है, तो आपने साइड रिएक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं। ओके, उसके बाद क्या चीज है? 3 रिलेशनशिप्स हैं। नंबर 1 मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। इसके प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 2 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और वॉल्यूम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर आपको रिएक्टेंट के मास का पता है तो आप प्रोडक्ट का मास फाइंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट के मास का पता है तो आप रिएक्टेंट का मास फाइंड करेंगे। यानी एक मास मिला होगा, वो पॉसिबल है कि एक रिएक्टेंट का हो, पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट का हो। अगर प्रोडक्ट का है तो आप रिएक्टेंट मालूम करोगे। अगर एक रिएक्टेंट का है तो आप दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास उस नॉन मास से मालूम कर सकते हैं। यानी सिंपली अननोन मास जो है, अननोन मास गिवन मास से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। अब मास ही मिला हुआ है, मास ही फाइंड करें तो रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? मास मास। अगर रिएक्टेंट नोन है, क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट क्या है? गिवन है, तो प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फिर मालूम करेंगे। अगर प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो हम दो रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 दोनों का क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो जिसका मिला होगा उससे अननोन मास क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। रिलेशनशिप कौन सा? मास मास। लॉ कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ कहता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। यानी एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। यानी रिएक्टेंट का कोई मास एनर्जी में इतना कन्वर्ट नहीं होता कि उसका मास कम हो जाए, और ना ही कोई मास गेन होता है। यानी प्रोडक्ट का मास ना ही ज्यादा होगा ना ही रिएक्टेंट से कम होगा, दोनों मास क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये बात सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के लिए सही है। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंसीडरेबली जो है प्रोडक्ट का कम होता है। किससे कम होता है? रिएक्टेंट से। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपका मास है, काफी मास जो है वो एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट का मास जो है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। पर जो आम रिएक्शन है, अब आम रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फर्क क्या है? आम रिएक्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब रिएक्शन चेंज कोई भी न्यूक्लियस में आएगी, ठीक है, न्यूक्लियस में चेंज आएगी तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस के बाहर आएगी तो कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है। तो आम केमिकल रिएक्शन में ये लॉ बिल्कुल अच्छा काम करता है, ठीक है। पर अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात आएगी तो फिर ये जो लॉ है इसमें मॉडिफिकेशन नई स्टेटमेंट्स की आई हुई है कि जब आप किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को देखेंगे तो उसका जो मास है वो कंसीडरेबल लो होता है। अब क्यों होता है आपको पता होगा, मास डिफेक्ट बढ़ा है ना फिजिक्स में, ठीक है, उसकी वजह से। चले, एक चीज ये होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको मास मिला हुआ है, मास किसका मिला हुआ है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का।
मास मिला हुआ है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मालूम करोगे, अगर मास मिला हुआ है तो प्रोडक्ट आप क्या मालूम करोगे, वॉल्यूम। अगर इसका मास मिला हुआ है तो आप इसका क्या मालूम करोगे, वॉल्यूम। यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मिला हुआ है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मिला हुआ है तो मास। रिएक्टेंट का मास तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम। अगर एक रिएक्टेंट का जो है रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट, तो इसका अगर मास मिला हुआ है तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका मास मिला हुआ है तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यानी वाइस वर्सा आप कुछ भी कर सकते हो। एक मास होगा, ठीक है, एक मास मिला होगा, उसको आप क्या करोगे, उसे वॉल्यूम फाइंड करोगे। अगर वॉल्यूम मिला हुआ है तो फिर अब इसमें एक कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी अ गैस, एटलीस्ट one of the reactant must be a gas। क्योंकि आप डायरेक्टली जो मास को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, उसके लिए गैस का होना जरूरी है। अब दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ। किस पे बेस्ड करती है, एवोगैड्रोस लॉ। लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल है, अगर आपके पास 1 मोल है ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का, ठीक है, गैस एट एसटीपी। अब एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, डीएमक्यू। पर क्या होना चाहिए, गैस। तो आप गैस के मास को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप मास में चेंज कर सकते हैं। पर ये चीज जो है आप लिक्विड और सॉलिड के साथ नहीं कर सकते। अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड या सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड है, तो उसका मास मिला होना चाहिए। अगला जो रिएक्टेंट है वो गैस होना चाहिए जिसका आपको वॉल्यूम मालूम करना है, या जो गैस है उसका वॉल्यूम मिला होना चाहिए। अगला जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो दूसरा रिएक्टेंट है, वो लिक्विड या सॉलिड होना चाहिए, ताकि उस वॉल्यूम से हम उसका क्या मालूम करें, मास मालूम करें। तो आप गैस के मास या वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लिक्विड और उसके क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसको भी। उसके लिए आपको डेंसिटी मिली होनी चाहिए। क्या मिली होनी चाहिए, तो नॉर्मली D इज इक्वल टू क्या होता है, M और V। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आपको लिक्विड या सॉलिड का मास चाहिए वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। गैस में ऐसा नहीं है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि डायरेक्टली किसी भी गैस का एक मोल जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डीएमक्यू होगा। इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम कि किसी भी गैस का एक मोल उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 होगा। एनी प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बताएं, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं आगे बढ़े, क्योंकि ये मैंने काम करना नहीं था। चलिए, उसके बाद आखिरी रिलेशनशिप है वॉल्यूम रिलेशनशिप। नंबर 3 वॉल्यूम रिलेशनशिप। छोकरा बस करें बाबा। अब रिएक्टेंट है, उसके बाद क्या चीज है, प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम नहीं मिला हुआ, वॉल्यूम मिला हुआ है, तो प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का मिला हुआ है तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का मिला हुआ है तो रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। अब रिलेशनशिप बेस्ड ऑन गेट-ल्यूजेट्स लॉ क्या कहता है, गेट-ल्यूजेट्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेस ऑलवेज react by simple whole number ratio by volume, whole number ratio by volume। कि आप किसी भी गैस को उठा लें, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, भाई ये देखें, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, सिज की रोशनी के हिसाब से मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में 2HCl बना, ठीक है। अब 1 डीएम क्यूब इसका, 1 डीएम क्यूब इसका। अब हम मोल नहीं, गैस का डायरेक्ट वॉल्यूम लेंगे कि इसका 1 डीएम क्यूब इसके 1 डीएम क्यूब से, यानी रेशियो क्या हुआ, 1:1, ठीक है भाई। हमने क्या किया कि नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, नमूनिया बना। रेशो क्या हुआ? 3:1। नाइट्रोजन पहले लिखें तो 1:3। हमने क्या किया कि 2NO प्लस O2 2NO2 बनाया। रेशो क्या हुआ? 2:1। तो यही इसकी स्टेटमेंट है कि गैसेस जो हैं वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशो से रिएक्ट करेंगे। इसके प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देख लें मरतबा, देख लें मरतबा। 3 दिन हम प्रॉब्लम्स के रखते हैं, पहले थ्योरेटिकल काम कर लें। चले भैया, उसके बाद हम आते हैं कि भाई ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? डेफिनेशन सिंपल है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from balanced chemical equation, obtained तो नहीं होगी, calculated from कर लें, calculated from balanced chemical equation, कि आपको balanced chemical equation से प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ये क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट actually or practically obtained from a chemical reaction, from a chemical reaction, कि हमने लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके नतीजे में हमें कितनी अमाउंट मिली, इसको हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। और बैलेंस इक्वेशन ने हमें क्या मिसगाइड किया, क्या बताया, उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी होती है परसेंटेज यील्ड। अब ये परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड इज रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड और क्या होगा, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, कि 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या करेंगे 100। तो किसी भी रिएक्शन की अगर आपको एफिशिएंसी चेक करनी है कि रिएक्शन कितना परसेंट इफेक्टिव रहा, तो हम उसकी परसेंटेज यील्ड चेक करेंगे। यानी बैलेंस इक्वेशन आपको 100% प्रोडक्ट बताएगी कि 100% यील्ड होगी, पर जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपको थोड़ी कम मिलती है, तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन आपकी थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है? कम होती है। और क्यों कम होती है? उसके 4-5 रीजंस हैं क्यों कम होती है, कि भाई ये यील्ड क्यों कम होती है। व्हाई actual yield is mostly less than किसके? थ्योरेटिकल यील्ड के लेस क्यों होती है? नंबर पहला रीजन पॉसिबल है कि कुछ अमाउंट जो रिएक्टेंट की है, सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट। थोड़ा सा इसका एक्सप्लोर कर लें। आपके पास एक सॉलिड रिएक्टेंट है, आपने उसके छोटे छोटे पीस यूज किए हैं, आपने उसको कूट के पाउडर नहीं किया, तो आपको अगर सरफेस एरिया वाला इफेक्ट याद है तो रिएक्शन सिर्फ सरफेस पे होगा या थारोली अंदर रिएक्शन हो जाएगा। यानी उसका पूरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ रिएक्टेंट की अनरिएक्टेड अमाउंट क्या होगी? बच जाएगी। तो हम आपको जो आप बैलेंस इक्वेशन से 100% यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रैक्टिकली उतनी अमाउंट मिलेगी? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जब कुछ रिएक्टर ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो क्या आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाएगी? तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी?
आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कम मिलेगी। इसको हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की रिएक्ट ना करे में भी, ठीक है। दूसरी पॉसिबल है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब आपको ये पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, रिएक्टेंट की 100% जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट वापस कहां आएगा, रिएक्टेंट में आएगा, तो ये रिएक्शन कभी पूरा नहीं होता। तो दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है। तीसरा, मे बी साइड रिएक्शन हो रहा हो। तो अभी हमने जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर साइड रिएक्शन होगा, अब आप जो थ्योरेटिकल यील्ड कर रहे हो, मिसाल तौर आपके पास 100 ग्राम 120 ग्राम कार्बन है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे पास 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पर अगर साइड रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। तो आप तो उसका जितना भी वॉल्यूम मिलेगा वो किस पे कैलकुलेट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगा, तो कैलकुलेशन में क्या आएगी, एरर आएगी और आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो बढ़ जाएगी पर एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ पॉसिबल रीजन क्या है, मैकेनिकल लॉस। अब मैकेनिकल लॉस क्या होता है, आपने कोई फिजिकल टेक्निक यूज की, सच एज आपने क्रिस्टलाइजेशन की, सच एज आपने फिल्ट्रेशन किया, आपने डिस्टिलेशन की, कुछ भी किया, ठीक है। मान लें एडिसिव फोर्स का सुना है, क्या होता है, व्हाट इज एडिसिव फोर्स? भाई रिएक्शन किसी न किसी कंटेनर में होगा, वेसल में होगा। अब एडिसिव फोर्स के थ्रू कुछ ना कुछ चिपक जाएगा। आपके पास एक सूखा हुआ गिलास है, आपने उसमें पानी डाला, ठीक है, पानी डाल के आपने कल्टी किया, पूरा पानी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ ना कुछ क्या होता है, चिपका हुआ होता है, कुछ ना कुछ चिपका हुआ होता है, गिलास की वेट होता है, ठीक है। तो अब लाख मतलब उसको पकड़ के जब ठहर जाएं, फिर भी वो एडिसिव फोर्स के थ्रू कुछ वाटर उसमें चिपका होगा। अब आपने किसी भी बर्तन में रिएक्शन किया, आपने उसकी फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन किया, आपने क्या लगाया भाई, आपके पास बीकर में प्रोडक्ट बनी, आपने कोनिकल फ्लास्क ली, ठीक है, इसके ऊपर फनेल लगाई, फनेल के ऊपर फिल्टर पेपर लगाया, ठीक है। फिल्टर पेपर पे आपने क्या किया, इस फिल्ट्रेट को डाला, तो कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट इधर चिपक जाएगी एडिसिव फोर्स के थ्रू। फिल्टर पेपर जो है जब उससे गुजारेंगे तो वो गीला हो जाएगा क्या सूखा ही रहेगा, तो कुछ उधर चिपक गई, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, पतले थे, बारीक थे, तो फिल्टर पेपर से निकल गए, कुछ उसमें फंस गए, उसके पोर्स में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका लॉस होता है, यानी उसकी अमाउंट कहीं ना कहीं चिपक जाती है। या आपने क्या किया, आपने क्या किया, डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि पहले आप बॉयल करेंगे, फिर वेपर्स को कूल करते हैं, तो कुछ वेपर्स स्किप हो जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। सो दीज आर द पॉसिबल रीजंस कि एक्चुअल यील्ड जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई पूछना है पूछ ले, शाबाश। कुछ पूछना हो तो पूछ ले, शाबाश बेटा, जल्दी बताएं। उसके बाद एक दो इसके प्रॉब्लम कर लेते हैं, जल्दी बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए एक दो इसके प्रॉब्लम भाई समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है कि भाई 200 grams of calcium carbonate on decomposition gives 66 grams of carbon dioxide. The percentage yield of carbon dioxide is अब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, पहले तो उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखें जो मोस्टली आपको मिली हुई होती है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात है तो इक्वेशन लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और मिला कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब आप बैलेंस इक्वेशन लिख लें तो थोड़ा इस स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को गौर से देखें कि आपको एक चीज मिली होगी, दूसरी आपको फाइंड करनी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ ना मिला और आपको फाइंड करना हो। तो एक चीज गिवन होगी, उस गिवन चीज से आपको दूसरी चीज फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जरा जैसे ही आप बत्ती बार के देखेंगे तो 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिले हुए। बैलेंस इक्वेशन में कितना मास है 100 ग्राम, इसका कितना बन रहा है 44 ग्राम। पर इधर कितने ग्राम मिले हमें 200, तो 100 में से 44, तो 200 में कितने मिलने चाहिए थे, ये 88 ग्राम कहां से मिला, बैलेंस इक्वेशन से। इसको कौन सी यील्ड कहेंगे, थ्योरेटिकली। यानी बैलेंस इक्वेशन हमें जोर दे के बता रही है कि अगर आपके पास इसके 200 ग्राम है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम मिलने चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड आप खुद मालूम करोगे। यहां पे जो गिवन है ये है एक्चुअल यील्ड, यानी प्रैक्टिकल में ये अमाउंट मिली है, पर बैलेंस इक्वेशन कहती है कि ये मिलनी चाहिए। मिली कितनी है 66, मिलनी कितनी चाहिए 88, तो फर्क है। तो हमेशा दूसरी बात ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप ये भूल जाते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल एक्चुअल कम होती है, थ्योरेटिकल ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअल यील्ड आपको मिली होगी, थ्योरेटिकल आप खुद मालूम करेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, अच्छा दूसरी बात देखें कि 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसको आप कैलकुलेशन में नोट नहीं करोगे। आपको यहाँ पे 56 लिख के और खामखा टाइम जाया ना करें, उतना ही काम करें जितना आपको कहा गया। मिला क्या हुआ है, फाइंड क्या करना, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब जो है आप क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड निकालोगे। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब एक्चुअल यील्ड ऊपर मिली है 66, थ्योरेटिकल 88 इनटू 100, ये होगा 75%। कैसे होगा भाई 33 44, ठीक है 33 44, इसको आप छुड़ाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 75 मिलेगा, ठीक है। हो जाएगा, एक और करके दें, एक और करके दें इस जैसा। कर ले बेटा, शाबाश, कर ले जरा, क्या होना चाहिए। ताकि 80 grams of methane produces 89.4 dl cube of carbon dioxide on combustion, परसेंटेज यील्ड क्या होगी। 80 ग्राम मीथेन के कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 4 मोल बना है, बताएं कि परसेंटेज यील्ड क्या होगी। 80 आई थिंक 80, नॉट श्योर बट अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम मिला हुआ है, अगर आप यहाँ पे मास लिखते हैं फिर भी बेवकूफ है। तो इसका आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम लिखना है डायरेक्ट, 1 मोल बना, 1 मोल का वॉल्यूम। ग्राम कितने 80 इसका 5 टाइम है, तो इंटू 5 करें, 112 मिलना चाहिए था, मिला कितना है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी आपकी, होगी 89.4 डिवाइडेड बाय 112 इनटू 100,
22 का जो टेबल है 22.4 का 4 and 5 टाइम, तो 400 by 5 80%, 80% 80 पूरा होगा। पांच यहां से है ना बेटा, 80 ग्राम इसके 5 मोल है, 16 से डिवाइड करें 5 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 5 मोल से 5 मोल होंगे, 5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 112 डीएम क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, एग्जैक्टली 80 आएगी नैंसी, इसमें कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे। एक चीज बस डेफिनेशन करते हैं, कल इसके प्रॉब्लम करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? आप बचपन से पढ़ते आते हो, क्या होगा? नंबर 1, a reactant which produces least, अब दो चीजें अमाउंट कर लें या मोल कर लें, लीस्ट अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करे और प्रोडक्ट की कम अमाउंट प्रोड्यूस करे, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर ज्यादा मोल प्रोड्यूस करे तो उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट which is consumed earlier, जो जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट। नंबर 3, a reactant which controls quantity of product, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे, उससे आगे बढ़ने न दे, लिमिट कर दे रिएक्शन को पूरा कर दे, अमाउंट प्रोडक्ट की उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, उसको भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब एक और बात होती है कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, इसको उल्टा कर लें, बस यही डेफिनेशन पहले वाली काफी है। अ रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस मोर अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि whose some amount remain unreacted, amount remain unreacted at the end of reaction, unreacted at the end of reaction, कि ऐसा रिएक्टेंट जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो उसकी कुछ अमाउंट बच जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जो रिएक्टेंट बच जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और ये जो पहली डेफिनेशन है कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के ज्यादा मोल बनाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे होगा ही नहीं। तो बुक्स में ये डेफिनेशन जरूर लिखी हुई है कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के ज्यादा मोल बनाए, इसकी डेफिनेशन सही है जो कम मोल बनाए, क्यों कि ये ज्यादा बना सकता था पर बना नहीं रहा, बना सकता है अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसके और मोल्स अवेलेबल हो तो ये ज्यादा मोल बना सकता है। अब अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के और मोल्स मौजूद होंगे तो वो भी लिमिटिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए इसकी ये डेफिनेशन कुछ क्या कहते हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है। ठीक है, इसको आप इजीली इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो एंड ऑफ द रिएक्शन में थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा जितना ही बच जाए पर यानी पूरा कंज्यूम ना हो। ठीक है, इसको सिंपल समझते हैं। हमारे पास जो है भाई 8 बल्ब है, ठीक है, और 6 होल्डर है, तो मुझे बताएं हम कितने बल्ब जो है वो जला सकते हैं, कितने बल्ब जला सकते हैं? 6, पर मैक्सिमम कितने जल सकते थे? 8, पर जल कितने रहे? तो 6 को तक लिमिट किसने की? 8 क्यों नहीं होने दिए? बल्ब ने, होल्डर ने। तो होल्डर क्या होगा? होल्डर हमारे क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये 8 बल्ब जला सकता था
पर लिमिटिंग रिएक्टेंट ने क्या किया कि वो खत्म हो गया, होल्डर खत्म हो गया, 6 होल्डर खत्म हो गए, तो 6 बल्ब ही फिट हो सके, 6 बल्ब जले। ठीक है, तो ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए, खत्म कौन होंगे, होल्डर होंगे या बल्ब होंगे? तो होल्डर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, होल्डर आपका। और जो अभी भी ज्यादा बल्ब जला सकता था पर दूसरी चीज नहीं है, यानी जो बच गए हैं वो क्या बचे हैं, बल्ब, तो बल्ब क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। अब मुझे बताएं 8 मैक्सिमम जल सकते थे पर जले कितने, तो 6 तक महदूद किसने किया, होल्डर इज। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो ऑलरेडी कंज्यूम हो जाए, बल्ब खत्म हो जाएंगे कि होल्डर, तो होल्डर क्या होगा, चाहे क्यों बैठे खेले। प्रॉब्लम भाई करेंगे ना, बहुत प्रॉब्लम करेंगे यश, अभी होल्ड कर थोड़ा।